हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है। बताइए कि आपके ट्रेड्स क्या होंगे। थोड़ी निराशा तो हुई होगी क्योंकि ये मतलब इतने अच्छे जीडीपी के नंबर, बाजार ने शुरुआत में रिएक्शन दिया भी लेकिन फिर रिवर्स हो गया। स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन कहां पर है? तेजी वाले सौदे बताइएगा सर आप। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल, देखिए ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आईटी स्पेस हमें अभी भी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से लगातार आईटी स्पेस में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक, केपीआईटी टेक, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स आज बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एचसीएल टेक ये पर्टिकुलर काउंटर है जो हमें पसंद आ रहा है। फिलहाल 1640 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1621 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1680 और 1700 तक की अपशर हमें एचसीएल टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है कमिंस इंडिया। ये भी लॉन्ग साइड वाला ट्रेड है। एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नए रिकॉर्ड हाई पर काउंटर आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस काउंटर को ऊपरी स्तर पर 4650 से 4700 तक ले जा सकता है। तो यहाँ पर 4490 के स्टॉप लॉस से कमिंस इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 4600 4700 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, कमिंस के शेयर को लेकर बुलिश हैं। नीलेश जी, क्या टारगेट स्टॉप लॉस आपने बताया कमिंस के लिए? 4490 का स्टॉप लॉस होगा। 4650 4700 तक की अपसाइड टारगेट होंगे। 4650 और 4700 और 4490 का स्टॉप लॉस होगा कमिंस इंडिया के लिए। 1.5% के आसपास की मजबूती आज हम शेयर में देख रहे हैं। एक और स्टॉक जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग हो रही है वो है लेमन ट्री का, और इस पर आपसे ही राय जानना चाहेंगे। अविनाश सर, आपने कहा कि आप इंडियन होटल्स को लेकर बुलिश हैं। ये जरा एक बार राय दीजिएगा लेमन ट्री को लेकर, क्योंकि लगातार अपनी प्रॉपर्टीज ये कंपनी जोड़ रही है और जो मॉडल पर काम करती है काफी एसेट लाइट मॉडल भी है वो। अगर हम लेमन ट्री की बात करें तो अभी सूरत में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुड़ी थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हरिद्वार में एक नई प्रॉपर्टी शुरू की। शेयर करीब 3% ऊपर लेमन ट्री। क्या और ये चल जाएगा शेयर यहां से सर? लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अभिषेक, आपने सही कहा कि लेमन ट्री अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करती है और इंडियन होटल्स के मुकाबले में इनका जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबल सेगमेंट होने के कारण यहाँ पे जो रेट्स होते हैं इनके होटल के बहुत ही रीजनेबल होते हैं। जो ट्रैवल करने वाले जो कस्टमर्स होते हैं या मिडिल सेगमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं वो ऐसे होटल्स को डेफिनेटली पैट्रोनाइज करते हैं। और कंपनी ने काफी हद तक अपनी जो इन्वेंट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ाने का प्लान किया है। आने वाले 2-3 साल में तो और भी इन्वेंट्रीज बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इनके लिए, जो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए ये शेयर लेके बैठ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कैपिटल इंटेंसिव मॉडल सही हालांकि इतना नहीं है, बट फिर भी इसमें जो डेट फंडिंग है वो काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी ज्यादातर कर्जे से अपने एक्सपेंशन अभी फंड कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लंबी अवधि के लिए पैसा जुटाना है तो मैं समझता हूं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभी तो टेलविंड्स अच्छे हैं, अगले 1-2 साल के लिए और भी अच्छे रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बन सकता है, बट थोड़ा लंबा सोच के इसमें निवेश करिए क्योंकि आज 2-3% ऊपर है। बट लगातार आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए। तो कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। लेमन ट्री को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स खास करके पीएसयू बैंक्स, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है और अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो हल्का ज़रूर हुआ है और कुछ मुनाफा वसूली भी दिखी है, लेकिन ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहे हैं। पूरा सेक्टर ही काफ़ी बेहतर कर रहा है। एक राय श्रीकांत जी, पीएसयू स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय है? आज हालांकि अभी दोपहर के बाद सेकेंड सेशन में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है। क्या करना चाहिए यहां से पीएसयू बैंक्स में? देखिए, हमें लगता है कि ऑन गोइंग ट्रेंड जो रहेगा पीएसयू बैंक्स के लिए वो सकारात्मक रहेगा और काफी ग्रेजुअली हमें अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी, क्योंकि टेक्निकली अगर मोमेंटम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो मोमेंटम तो काफी हाई है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू पे भी आ चुके हैं।
तो बिकॉज ऑफ मोमेंटम हमें इन सभी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं किधर ना किधर स्पाइक देखने मिलेंगे, लेकिन हायर लेवल्स पे सस्टेन होना उतना ही जरूरी होता है। तो हमें लगता है काफी सिलेक्टिव रहना चाहिए, लेकिन हमारी पसंद है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। हमें लगता है कि इन लेवल से भी इन सभी स्टॉक्स में 3 से 5% की अपसाइड नजर आती है। जी की उम्मीद है। ये कुछ पीएसयू बैंक्स की लिस्ट है जो श्रीकांत जी कह रहे हैं, यहाँ पर आप नज़र रखें, यहाँ से और भी रूम है ऊपर जाने की। और बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहा है पूरे ही पीएसयू बैंक्स बास्केट में और 2.5% की तेजी। यूनियन बैंक देखिए अभी भी तेजी, लेकिन यहाँ से और ऊपर जाने की संभावनाएं श्रीकांत जी को लग रही है। लेकिन एक और सेक्टर है जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, और जीडीपी के जो नंबर आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर वहाँ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है और 9% से ज़्यादा की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन अभी भी रूम इसलिए ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है इस सेक्टर को लेकर क्योंकि अभी भी हमारा एक्सपोर्ट जिस पोटेंशियल पे काम करना चाहिए उस पोटेंशियल से इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस के साथ ट्रेड डील में देरी हो रही है। ये कुछ अनसर्टेनिटी अभी तो ज़रूर दिख रही है, लेकिन आगे क्या संभावनाएं हैं? अविनाश जी, इस सेक्टर से कुछ पसंद आ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स, कोई आपकी टॉपिक वहां से? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में देखिए मुझे लगता है कि थर्मैक्स की जो कंपनी है जो कैपिटल गुड्स में काम करती है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम करेगी। कैपिटल गुड्स में मुझे लगता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। बेसिकली क्रेन्स और मटेरियल इक्विपमेंट में काम करती है। और ओवरऑल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, देखिए ऑटो सेक्टर भी एक बड़ा एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स है, देखिए बहुत समय के बाद ऐसा मार्केट में रिपोर्ट्स है कि आने वाले महीनों में कमर्शियल व्हीकल के सेल्स काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को लंबा अवधि प्ले करना है तो इकोनॉमी में अगर 8% का जीडीपी ग्रोथ है और प्लस हमको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ये जीडीपी ग्रोथ है तो डेफिनेटली इन सेक्टर्स और इन कंपनीज को फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए जब जनवरी और मार्च के नंबर्स आएंगे तभी मार्केट्स को थोड़ा और कन्विक्शन आएगा। बट मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जिस प्रकार से इन्होंने बाउंस दिखाया ये Q2 के जीडीपी के आंकड़ों में, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओवरऑल बजट भी जो आने वाला है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यूअस सपोर्ट मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये सारी कंपनीज पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। कुछ राय है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर अविनाश जी की। लेकिन अभिषेक, आपने कुछ लिस्ट देखे थे, आपने शेयर भी किया था हमसे, जो दिसंबर में आए नंबर ऑफ आईपीओज है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे लिस्ट है। मीशो से शुरुआत कीजिए, हालांकि इसके फाइनेंशियल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताए गए हैं। और दूसरे जो बड़े आईपीओज है उसमें कौन कौन से, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रू से लेकर वेकफील्ड जैसे कुछ कंपनीज के आईपीओ हैं, और कौन कौन सी इस लिस्ट में शामिल हैं? विश्वमन काफ़ी लंबी लिस्ट है और 12 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी, प्राइमरी मार्केट में हिट करेंगी और करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज है। तो क्या बाजार को परेशान करेगी लिक्विडिटी के फ्रंट पर ये चीज़ें? ये आगे देखने वाली चीज़ होंगी। लेकिन इस हफ्ते कई सारे आईपीओज खुल रहे हैं। मीशो खुल रहा है, एक्वस और विद्या वायर, ये तीनों के तीनों आईपीओ परसों यानी कि 3 दिसंबर को खुल रहे हैं। और हमने देखा था कि इस साल जो फंड रेज रहा है वो रिकॉर्ड स्तर पर जाएगा। पिछले साल 1,59,783 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए गए थे और नवंबर तक 93 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 1,54,056 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ऑलरेडी पिछले साल के जो आंकड़े थे वो तो आ ही गए अब तक, और अभी ये 40,000 करोड़ रुपए का आईपीओ और आएगा तो क्या 2 लाख करोड़ रुपए के भी पार निकल जाएंगे आईपीओ के फंड रेज? इस पर हमारी नजरें रहेंगी। तो काफी एक्साइटिंग महीना रहने वाला है। बट चिंता की बात यह है कि क्या आईपीओ के चलते बाजार की जो सेकेंडरी मार्केट में जो लिक्विडिटी है उस पर असर पड़ेगा, वो देखने वाली चीज होगी। मीशो का जो साइज होगा वो होगा 5,421 करोड़ रुपए का, 3 दिसंबर को खुल रहा है। एक्वस का जो आईपीओ खुलेगा 3 दिसंबर को, वो भी 922 करोड़ रुपए का साइज है इसका। विद्या वायर्स 300 करोड़ रुपए का आईपीओ है, छोटा आईपीओ है, 3 दिसंबर को ये खुल रहा है। और वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ 8 दिसंबर को ये खुलेगा, जिनके डेट्स आ गई हैं। कई सारे आईपीओ हैं, मान के चल रहे हैं कि इस महीने में वो आईपीओ आ जाएंगे, हिट करेंगे। अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी होगा 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा आईपीओ ये होगा। क्लीन मैक्स एनवायरो 5,200 करोड़ का आईपीओ। फ्रैक्टल एनालिटिक्स 4,900 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। जूनिपर ग्रीन मिल्की मिस्ट डेयरी 2,000 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए के आईपीओ होंगे। और इसके अलावा कोरोना रेमेडीज 800 करोड़ रुपए का आईपीओ। स्काईवेज एयर 600 करोड़ रुपए का आईपीओ
अगर हम 2025 के आईपीओ की बात करें, बड़े आईपीओ की, तो हमने देखा टाटा कैपिटल ने 15,500 करोड़ जुटाए, एचडीबी फाइनेंशियल ने करीब 12,500 करोड़ रुपए रेज किए, एलजी इंडिया ने 11,600 करोड़ रुपए रेज किए और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने 8,750 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये बड़े आईपीओ इस साल रहे हैं। लेकिन अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये आईपीओ की तो एक तरह से झड़ी लगी है, कमाल का हम देख रहे हैं माहौल, और बाजार जब तेज होता है तो फिर आईपीओ आते भी ज्यादा हैं। आप जरा बताएंगे सर कि अब पैसे तो सीमित है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे आईपीओ में हम आवेदन कर लेंगे, तो ये जो लंबी लिस्ट है 8-10 आईपीओ की आगे आने वाली, आपके हिसाब से नजर कहां पर रखनी चाहिए, कहां पर आवेदन करनी चाहिए? देखो अभिषेक, मैंने कभी आईपीओ मार्केटिंग किया नहीं है और मुझे लगता है कि अगर आपको पैसा डालना ही है तो विद्या वायर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये कॉपर वायर्स को प्रोसेस करते हैं और छोटा आईपीओ है। देखिए बड़े आईपीओ में दिक्कत क्या होती है कि बड़े आईपीओ में हाइप बहुत होता है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन पब्लिक इशू के बाद वो एक्साइटमेंट बिल्कुल निकल जाता है। आप पुराने एग्जांपल देखिए, जैसे कि पेटीएम हो गया, नायका हो गया, अभी हाल ही में लेंसकार्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि देखिए जो रिटेल निवेशक है उनको कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो बनाना है लेकिन अच्छी तरह से बनाना है। आईपीओ जब सारे इतने आते हैं तभी ओवर सप्लाई होता है पेपर का, और हमने देखा है कि जब तक पहला तिमाही कोई कंपनी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करती, कोई विजिबिलिटी नहीं होती, तब तक ये सारे जो आईपीओ होते हैं वो प्राइस टू परफेक्शन होते हैं, यानी यहाँ पे पैसा बनाने का स्कोप रिटेल निवेशकों को बहुत कम होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत गिने चुने आईपीओ है जहां पे पब्लिक ने पैसा बनाया, जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ हो गया था, काफी अच्छा पैसा बनाया। तो मेरे ख्याल से देखिए जल्दी मत करिए। ये विद्या वायर्स का आईपीओ काफी अच्छा है, हमको ये बिजनेस काफी पसंद है, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर अवधि आपका कम से कम 6 to 12 मंथ है तो ही अप्लाई करिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स का गेम अभी खत्म हो चुका है और वहां पे अच्छा पैसा बनाना एक लॉटरी की तरह है। तो आई थिंक लिस्टिंग गेन्स अगर किसी को करना है तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करिए, बट हाँ निवेश करना है तो मेरे ख्याल से विद्या वायर्स में एक थोड़ा एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। की पिक है, अविनाश जी की पिक है। चलिए एक और स्टॉक आज उस पर चर्चा कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। हालांकि आज बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन जो कोरोना के बाद से जिस तरह से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं और इन्वेस्टमेंट साइकिल 4.0 कहा गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, और लेकिन क्या अविनाश जी आपको लगता है कि 2026 में ये बड़ा ग्रोथ का ड्राइवर होगा, इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो 80 बिलियन का जो मेगा इन्वेस्टमेंट किया गया है पिछले कुछ सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, और 3 बड़े इंजन कहा जा रहा है कि जिसमें टेलीकॉम, रिटेल, ओटीसी तो रहेगा ही, साथ साथ एआई और न्यू एनर्जी, ये एक बड़े ग्रोथ ड्राइवर होंगे। रिलायंस को लेकर आपकी राय यहां से क्या बन रही है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनका नजरिया थोड़ा लंबा है? बिल्कुल, देखिए रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो काफी लोगों को थकाता है, फ्रस्ट्रेट करता है, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पे अभी वो है, अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है तो देखिए जियो का आईपीओ है, उसके बाद रिटेल बिजनेस की अनलॉकिंग है, बेवरेजेस का बिजनेस है, एरिया है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है, क्योंकि देखिए रिलायंस जैसा शेयर धीरे चलता है लेकिन जब चलता है तो बहुत तेजी से भागता है। मेरे ख्याल से ये सारे जो इवेंट्स है वो अगले 12 से 18 महीने में इसमें से मोर और लेस 50 to 60% इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। रिटेल बिजनेस और जियो का बिजनेस अभी पूरी तरह से तैयार है अनलॉकिंग के लिए, और ये मेरे ख्याल से इन शेयर होल्डर्स के लिए काफी सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा। ग्राउंड लेवल पे अगर हम उनके ऑयल एंड गैस की बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए क्रूड की कीमतें रिकॉर्ड लो पे है, अगर वैसा ही रहा तो इनके जीआरएम्स भी और अच्छे बढ़ेंगे। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रिलायंस इतना आपको शायद रिस्क रिवॉर्ड ना दे, बट लॉन्गर टर्म के लिए ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है। 1500 और 1550 में अगर कोई एक्यूमुलेट करता है तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई है, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो वैसे कैपिटल भी सेफ रहेगा और ग्रोथ के लिए भी काफी जगह है। चीज को लेकर ये राय है। चलिए फटाफट से कुछ ऐसे स्टॉक्स, डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं। यहां पर क्या बीटीएसटी करनी चाहिए कि नहीं? इन्फोएज और पीवी फिनटेक, इसको लेकर नीलेश जी क्या राय है? दोनों ही स्टॉक आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही नए लॉन्ग एडिशंस भी दिख रहे हैं, इन्फोएज और पीवी फिनटेक। बिल्कुल, देखिए दोनों में से जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार, और पॉलिसी बाजार में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव डेटा भी काफी पॉजिटिव है और टेक्निकली सेटअप अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, उसके चलते
1900 से 1940 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है करंट लेवल पर। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है, बीटीएससी ट्रेड भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं। 1830 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा एंड लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाने की चला होगी। इसके अलावा जिस दूसरे स्टॉक का आपने जिक्र किया इन्फो एज नौकरी, देखिए यहाँ पर भी काफी अच्छा रिबाउंड है और ऊपरी स्तर पर 1380 से लेके 1400 तक की अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करें। 1332 1332 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपरी स्तर पर 1380 और 1400 तक के टारगेट होंगे। एक और स्टॉक है जहां पे आज अच्छी तेजी दिख रही, सैंट का करीब करीब 4% की तेजी है। श्रीकांत जी, यहां पर क्या राय है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने कुछ अपटिक देखी है, लेकिन यस मैं कहूँगा कि ये जो स्टॉक है वो पिछले 6-7 महीने से मल्टीपल टाइम्स 1100-1120 के करीब आने के बाद एक रिकवरी में कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि जैसे कि ओवरऑल आईटी सेक्टर और बाकी के जितने भी डिफेंसिव सेक्टर स्टेबलाइज होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें भी तेजी बनेगी और ये स्टॉक कम से कम 1300-1350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है और अगर यहाँ पे मीडियम टर्म का व्यू हो तो करंट लेवल से पोजीशंस ऐड की जा सकती है। करेक्शन में और पोजीशंस ऐड करें, 1050 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 1350 के। तो 50 के टारगेट के लिए साइन पर आपकी ये राय है। श्रीकांत जी, एक और राय एमसीएक्स पर दे दीजिए, रिकॉर्ड के करीबी है, अच्छी तेजी अच्छा मोमेंटम यहां पर भी दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी आज के सत्र में दिख रही है कि एमसीएक्स को लेकर क्या राय है इस तेजी के बाद सर? तो देखिए एमसीएक्स के ऊपर मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि यहाँ पे कोटक का एक उसमें स्टेक है, तो इसी वजह से हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है एक्सचेंज से रिलेटेड, वहां पे हमें लगता है कि तेजी और मोमेंटम बना रहेगा। आपकी राय एमसीएक्स को लेकर आप बता दीजिए, कैसा दिख रहा है अब इसका चार्ट यहां से? बिल्कुल, देखिए एमसीएक्स ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट अगर हम मेजर स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा एक सेक्युलर अपट्रेंड में काउंटर रहा है और एक्सचेंज स्टॉक वैसे ही काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर यहाँ पर पोजीशन लिहाज से देखें तो 10,500 से 10,800 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं है। 9,700 पर स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो ही से ऐड करें एंड पोजीशन लिहाज से 10,500 से 10,800 के टारगेट होंगे। ओके, 10,500 तक के भी टारगेट आपको दिख सकते हैं। आज मैक्स हेल्थ केयर में 3% की गिरावट दिख रही है, शॉर्ट्स पोजीशन भी बनते दिख रहे हैं। श्रीकांत जी, यहां पर क्या राय है मैक्स हेल्थ केयर में? मैक्स हेल्थ केयर में वैसे देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन मोड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन थोड़ा और बढ़ सकता है। 1130 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करेक्शन में हमें लगता है कि 1080 या 1090 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करेक्शन में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, लेकिन 1080 1090 के करीब इसे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1050 का। हमें लगता है कि इसी रेंज में अगर ट्रेड करता रहा तो वापस से 1200-1220 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। कर ये राय है। चलिए इसी नोट पर श्रीकांत जी, आपका, नीलेश जी, अविनाश जी, आप तीनों को शुक्रिया कहेंगे। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि आज बाजार में उन्हें क्या करना चाहिए और आगे किस तरह की पोजीशन उन्हें बनाने की जरूरत है। चलिए क्लोजिंग कॉल्स में क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह की चाल दिख रही है बाजार में, तो निफ्टी कंपनीज में आज देखें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आज के सत्र में अच्छी गेंद, जो नंबर आए थे नवंबर बिक्री के वो काफी स्ट्रांग नंबर थे, अनुमान से काफी बेहतर थे और अक्रॉस द ऑटो सेक्टर काफी अच्छे नंबर आए हैं नवंबर के और उसका फायदा यहां पर सारे ही ऑटो शेयरों में दिखे, चाहे वो मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर हालांकि बहुत इनकरेजिंग नंबर नहीं थे, लेकिन ओवरऑल ये पूरा सेक्टर ही चल रहा है। बजाज ऑटो देखिए, तमाम टीवीएस मोटर्स में आज काफी अच्छी तेजी थी, तो ये सारे स्टॉक्स काफी चलते नजर आए थे। इसके अलावा निफ्टी के बड़े गेनर्स के लिस्ट में बीएल भी थे, कोल इंडिया था, कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग में, एचसीएल टेक आईटी में जहां पर अच्छी खरीदारी दिखी। मेटल शेयर चल रहे थे जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक चल ही रहे थे और निफ्टी का जो गेनर है मेटल में वो है
JSW स्टील और टाटा स्टील और हिंडाल्को, इन तीनों में भी अच्छी तेजी। लेकिन आज बाजार को दबाव किसने बनाया, क्योंकि बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद से जो मुनाफा वसूली आई वो आई मैक्स हेल्थकेयर से, जहां करीब करीब 0.3% की गिरावट दिखी। नए यहां पे शॉर्ट पोजीशन भी बनते हुए दिखे। इंटरग्लोब एविएशन का भी यही हाल था, 2% से ज्यादा की गिरावट, यहां पर भी मुनाफा वसूली हावी रही। बजाज फिनांस यहां 0.2% की गिरावट इस स्टॉक में दिखी। सन फार्मा में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। अदानी एंटरप्राइजेज 1% टूटा। टाटा कंज्यूमर, ट्रेंड, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में काफी कमजोर दिखे हैं। क्लोजिंग देखे निफ्टी की तो एक नया हाई बनाने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए थे। आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सेंसेक्स ने और निफ्टी मिड कैप, ये चारों इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया था और चारों फिर आखिर में आते आते इनकी तेजी गायब होती गई और एक मुनाफा वसूली का दबाव देखा। जिस तरह से यूएस ट्रेड डील को लेकर एक ओवरहैंग है, रुपए में लगातार कमजोरी चल रही है और ये सारी चिंताएं बाजार पर हावी दिखी। और साथ साथ जो जीएसटी के नंबर आए वो भी बाजार को पसंद नहीं आए और एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर जिस तरह के आ रहे थे, जो ट्रेंड चल रहा था, वहां पर कुछ मोमेंटम ब्रेक होते दिखा, क्योंकि जीएसटी 2.0 आने के बाद लग रहा है कि कुछ यहां पर रेवेन्यू में कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है। हालांकि 1.7 लाख करोड़ का नंबर उसे खराब नहीं कह सकते। तो बाजार एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ है, 26,200 के आसपास की क्लोजिंग है और निफ्टी बैंक देखे 59,700 के आसपास। तो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर दोनों ही इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल की ट्रेडिंग इससे भी बेहतर होगी और बाउंस बैक की उम्मीद रखनी चाहिए यहां से। और हमारे जितने भी एक्सपर्ट दिन के दौरान थे उनका यही कहना था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। बाजार का इंटरनल स्ट्रेंथ काफी बेहतर दिख रहा है। जीडीपी के नंबर जिस तरह के नंबर आए हैं और जो भी यहाँ की स्टोरी, यहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज वो मिक्स से आ रहे हैं, वही एक चिंता की बात है। इसी नोट पर क्लोजिंग बेल को यही खत्म करेंगे, क्लोजिंग कॉल्स को यहीं पे खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार। जल्द लौटते हैं।